चलिए, तो कल के क्लास में हम लोगों ने जब ऑपरेशनल डिफिनीशन और इन सारी चीज़ों पे बातचीत की, नॉमिनल डेटा पे, क्वालिटेटिव डेटा पे, तो हम लोगों ने बातचीत किया था कि थोड़ा बहुत मैथ के कुछ कुछ सेक्शंस हैं जिसको समझना आवश्यक हो जाता है स्टैट्स और रिसर्च मेथड के लिहाज से। स्टैट्स में तो खैर मैथ ही है, पर रिसर्च मेथड के लिहाज से कुछ कुछ एरियाज है मैथ के जिसका बेसिक नॉलेज हम लोग को चाहिए। एडवांस नॉलेज नहीं, बेसिक नॉलेज बस, कि हम लोग समझ पाए कि जहाँ पे चर्चा हो या उस भाषा का इस्तेमाल कर पाए या वैसे करके, है ना। तो जिसमें दो तीन चीज़ें हम लोग को, एक सेट, एक रिलेशन फंक्शन और एक प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा देखे होंगे स्टैट्स में कि प्रोबेबिलिटी के बारे में बात होती है। उसके कंसेप्ट ही बहुत सारे प्रोबेबिलिटी के अराउंड बने हुए हैं कि किस चीज़ की कितनी प्रोबेबिलिटी है, क्या है। तो स्टैट्स में प्रोबेबिलिटी का यूज़ होगा। फिर सैम्पलिंग और ये सब चीज़ में सेट जो है इसको हम लोग को समझना ज़रूरी है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे, सेट्स को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आपको 9-10 की किताबों में सेट थ्योरी नाम से भी कई बार ये मिला होगा। जितना 9-10 में है बस उतना ही हम लोग को पढ़ना समझना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना समझना है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब सेट को क्या कहते हैं? जैसे कहते हैं कि एग्जाम्पल लीजिए, है ना, किचन सेट बच्चों का आपने देखा होगा, खिलौना आता है, ठीक है। फिर उम्रदराज बच्चों के लिए मेकअप सेट आता है, ठीक है। किसानों के लिए पंप सेट आता है। स्कूल के बच्चों के लिए ज्योमेट्री सेट आता है। इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग सेट आता है। और इसमें सब में हम लोग एक चीज देख रहे हैं, सेट कॉमन है। क्या है सेट? हर चीज में जो एक वर्ड कॉमन दिख रहा है वो दिख रहा है सेट। तो इससे यह क्या पता चल रहा है कि सेट क्या है? सेट एक समूह को बताता है, समुच्चय कहते हैं हिंदी में, अर्थात एक समूह के बारे में सेट बताता है। किचन सेट की जब बात करते हैं तो इसमें उन सारी चीजों का, वस्तुओं का समूह होता है जिनमें काम आती है। खिलौने की अगर बात करें तो उसका छोटा छोटा मॉडल होता है, रिप्लिका होता है, रियल लाइफ में जो किचन में चीजें इस्तेमाल होती है। मेकअप सेट की अगर बात करें तो श्रृंगार में जितने वस्तुओं, जितने पदार्थों की आवश्यकता होती है उन सब चीजों का एक समूह होता है, समुच्चय होता है। पंप सेट की अगर बात करें तो अब बोलिएगा सर पंप सेट, सेट इसीलिए उसको बोला जाता है कि उसमें पंप भी होता है, स्टार्टर भी होता है, ठीक है, वायर भी होता है, सब कुछ का एक सेट है। ज्योमेट्री सेट सिमिलरली, इंजीनियरिंग सेट वैसे ही इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज होता है। ड्राइंग के लिए जो टूल्स होते हैं वो ज्योमेट्री सेट का एक समझिए एक्सटेंडेड वर्जन है, उससे बड़ा। तो सेट यानी समुच्चय क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट। वेल डिफाइंड इंपॉर्टेंट है इसमें। A well defined collection। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? पूर्णतः एक विशिष्ट रूप से परिभाषित। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। तो सेट को एक क्या कह सकते हैं? ग्रुप कह सकते हैं, है ना, ग्रुप है, या फिर एक क्लास कह सकते हैं, वर्ग जैसे कहते हैं। जैसे अक्षरमाला की जब हम लोग बात करते हैं तो क वर्ग, क ख ग घ, च वर्ग, च छ ज ढ, तो ऐसे करके जो है अक्षरमाला में अलग अलग, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? क वर्ग कहते हैं, च वर्ग कहते हैं। तो एक वर्ग के अंदर क्या है कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अब सेट के अंदर जो चीजें हैं, ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि सेट है, तो एक सेट है एक्स, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक से लेके 10 तक संख्याएं हैं। तो इन सबों को क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे, 6 इज एलिमेंट ऑफ सेट एक्स,
ठीक है। जैसे किचन सेट में अगर हम एक लिखते हैं छोटा सा कढ़ाई है, तो हम लोग कहेंगे कढ़ाई जो है किचन सेट का एक, किचन सेट के अंदर कढ़ाई आता है ना, कढ़ाई किचन सेट का एक अवयव है। तो इस तरीके से हम लोग इसको देख के वैसे ही समझते हैं कि सेट के अंदर जो चीज आती है, इसके जो अवयव हैं, इसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। तो ये वर्ड याद रखिएगा कि एलिमेंट ऑफ सेट, कई बार ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। अब इसमें ना एक चीज क्या है कि सेट की परिभाषा में कहते हैं कि वेल डिफाइंड, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेल डिफाइंड होना चाहिए। अभी ये जो सेट है इसको आप क्या कहेंगे, सेट ऑफ नंबर कह सकते हैं क्या? सेट ऑफ नंबर अगर कहेंगे तो उसमें तो कोई भी नंबर हो सकता है, इसमें तो सिर्फ 1 से 10 तक नंबर है। तो इसको वेल डिफाइंड कब कहेंगे, जब हम इसको डिफाइन करें और अच्छे से डिफाइन करें कि ये सेट ऑफ नंबर्स 1 to 10, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक के बीच में आने वाले सभी संख्याओं का समुच्चय x कहलाता है। तो ऐसे हम लोगों ने समझा कि ये सेट है। और ड्रेस की अगर बात करें तो उसमें भी बहुत तरह के सेट में आते हैं, 3 पीस 2 पीस ऐसे करके आता है, तो वो भी। तो अब इससे हम लोग को मालूम चल रहा है कि सेट इज अ वर्ड जो कि किसी ग्रुप के होने का बोध कराता है, और एलिमेंट जो है वो उस ग्रुप के मेंबर होने का वो वेट का मतलब बोध कराता है कि हाँ किसी इस ग्रुप का मेंबर है तो वो एलिमेंट है। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज और आती है, उसको कहते हैं सबसेट, हिंदी में इसको उप समुच्चय कहते हैं। चौथा संयुक्त है ये, ठीक है, समुच्चय, समुच्चय या समुच्चय जो बोलिए। तो सब सेट, सब का मतलब क्या हो गया, छोटा, जैसे एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, डीएम डिविजनल मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो यही चीज है। तो इसके अंदर क्या हो गया, सेट के अंदर जब छोटा सा हिस्सा, जैसे मान लीजिए पिछले एग्जांपल को ही लिखते हैं, एक्स एक सेट है जो 1 से लेकर 2, 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं को बताता है, ठीक। वाई जो है एक सेट है जो 1 से लेकर के 10 तक के केवल इवन नंबर्स को बताता है। इवन नंबर्स मतलब सम संख्याएं जो 2 से विभाजित हो सके, इतना ही है। अब आप देख सकते हैं कि y के जो एलिमेंट्स है 2 4 6 8 9 10, ये आपको x में भी देखने मिल रहा है ना। तो y क्या है कि x का एक सबसेट है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे y इज सबसेट ऑफ x, ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसे कहते हैं, ये कहने की भाषा हो गई। अब इसको लिखने का एक सिंबल भी है, और वो जो सिंबल है वो ये है, y इज सबसेट ऑफ, ऐसे सी टाइप यू हो ना, समझिए कि लेटा हुआ यू है, सबसेट ऑफ x, क्योंकि y क्या होगा x के अंदर चला जाएगा। लेकिन क्या x y के अंदर आ सकता है? नहीं, x में बहुत ज्यादा एलिमेंट्स हैं। तो y इज सबसेट ऑफ x बट x इज नॉट सबसेट ऑफ y। सेट्स जो होते हैं रिलेशन फंक्शंस के बेसिक्स है, जैसे आप पहली दूसरी कक्षा के बाद ही तीसरी चौथी कक्षा पढ़ सकते हैं, तो वैसे ही आप सेट्स को समझने के बाद ही रिलेशन फंक्शन को पढ़ सकते हैं, और उसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी उसमें ऊपर से ऐड होती है। तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि इसको पढ़ने के बाद ही आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आएगा, लेकिन पिक्चर ज़्यादा क्लियर होता है। सेट पढ़ने से रिलेशन फंक्शन क्लियर होगा, और जब ये एरिया में आप प्रोबेबिलिटी को अप्लाई करेंगे तो दोनों चीज़ें मिलके एक अच्छे समझने का तरीका बना देती है, ठीक है। तो इसी को हम लोग सबसेट कहते हैं। ये सेट हो गया और सबसेट हो गया। तो यहाँ तक में किसी को कोई समस्या है या फिर सब ठीक है, ऑल ओके? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेट ऑपरेशन या फिर ऑपरेशन ऑफ सेट। ऑपरेशन का बस वही सीधा सा मतलब है कि कुछ प्रक्रिया कुछ काम कर रहे हैं। तो इसमें दो चीजें आती है,
इंटरसेक्शन और यूनियन। यूनियन का मतलब तो आप लोग अच्छे से समझते हैं, मिल जाना, है ना। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि यूनियन का मतलब होता है पूरे पूरे मिल जाना, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पे मिल जाना। इसको ग्राफिकल रूप में थोड़ा समझाते हैं। देखिए, यूनियन, दो चीजें मिलके पूर्णतः एक हो गई, ठीक है। जैसे एक ये बबल है, दूसरा ये पानी का बबल है, ये दोनों एक दूसरे में घुसता जा रहा है। एक टाइम के बाद ये मिलके बड़ा बबल बना दिया। दोनों के एलिमेंट्स अंदर में जो एयर ट्रैप था, दोनों मिलके एक बड़ा सा बुलबुला बन गया। पानी के ग्लास में या कोल्ड ड्रिंक के ग्लास में ऐसी चीजों को होते हुए आप देखेंगे, छोटा सा बुलबुला उठता है, बड़े वाले बुलबुले मिल जाता है, बुलबुला और बड़ा हो जाता है, और बड़ा हो जाता है, बस प्रेशर बन जाता है, फिर वो ऊपर की तरफ आके फुट से फूट जाता है। यूनियन। इंटरसेक्शन को इससे समझ सकते हैं, ये एक लाइन है, इस पे बहुत सारे पॉइंट होंगे, छोटे 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 ऐसे करके, है ना। किसी भी लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स ले सकते हैं। फिर इधर से ये एक लाइन है, इसमें एक ऐसा पॉइंट है, बिंदु है, जहां पे ये दोनों लाइन मीट करती है, इंटरसेक्ट करती है, मतलब काटती है एक दूसरे को, ठीक है। तो एक दूसरे को मीट करती है, तो ये यहाँ पे जो एक बिंदु होगा वो क्या होगा, वो दोनों लाइन पे होगा। मान लीजिए इसको लाइन एल लेते हैं और इसको एम लेते हैं लाइन, ठीक है, एल और एम। तो ये बिंदु जो होगा, इस बिंदु को पी मानते हैं। तो ये पी बिंदु किस पे होगा, पी बिंदु एल लाइन पे भी है और एम लाइन पे है। पी इज ऑन एल, पी इज ऑन एम, एल पर भी और एम पे भी है। तो जब इतनी देर से वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे तो इसलिए छूट गया मेरा। हाँ, आज क्लास भी बहुत लेट से ही स्टार्ट हुआ है, अभी 2-4 मिनट पहले ही स्टार्ट हुआ है। तो आप ना जो वीडियो होगा ना, उसका शुरू का 4-5 मिनट देख लीजिएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी बहुत ईजी है, ठीक है। तो नहीं तो बाद में फिर बता देते हैं इसको। या आप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, जितना सा आप देखे चांदनी, इतने जितना है यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे। यहाँ से एक बार थोड़ा सा और बता देते। अच्छा ठीक है। देखिए, मेन यहीं से शुरू हो रहा है। सेट क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, एक समूह है। जैसे हम लोग कहते हैं किचन सेट है, मेकअप सेट है, ज्योमेट्री सेट है, इंजीनियरिंग सेट है। तो सेट के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो उसके अंदर जो भी चीजें हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट ऑफ द सेट, यानी सेट का एक एलिमेंट है उसके अंदर का। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 6 इज एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, ठीक है। दूसरी चीज है सबसेट, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 6 इज एलिमेंट ऑफ सेट। इसको लिखने का एक मैथमेटिकल तरीका भी है, 6 इज ई लिखते हैं ऐसे करके, गोल सा ही, ठीक है, ऐसे बड़ा वाला ही नहीं, ऐसे सी टाइप का लिखते हैं और उसको ई बना देते हैं। 6 इज एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, ठीक है, 6 इज एलिमेंट ऑफ एक्स। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं या लैंग्वेज के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद होता है सबसेट। सबसेट क्या होता है, जैसे ये नंबर देखिए सेट है, तो सेट क्या है कि 1 से लेकर के 10 तक है संख्याओं का। सेट की परिभाषा ये कहती है कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वेल डिफाइंड। इसको अगर हम एक्स को कहेंगे कि एक्स जो है संख्याओं का एक सेट है, तो ये गलत होगा, क्योंकि संख्याएं तो कुछ भी हो सकती है। तो हमको सही करना होगा, डिफिनेशन वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, एक्स 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का समुच्चय है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है जो सही से बता रहा है। चलिए अब आते हैं सबसेट पे। सबसेट क्या होता है, एक्स सेट आपने देख लिया। एक्स क्या है, सेट है ऐसी संख्याओं का जो 1 से 10 के बीच में लाई करती है। और वाई जो है एक सेट है ऐसी संख्याओं का जिसमें 1 से 10 के बीच में आने वाले सभी सम संख्याएं, यानी इवन नंबर्स आती है, जो 2 से विभाजित हो सकती है, उनको इवन नंबर्स कहा जाता है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें जो 2 है, ये 2 यहाँ है, 4 है, 4 यहाँ है, 6 है, 6 यहाँ है, 8 यहाँ है, 8 है, सॉरी 9 इसमें गलती से हो गया था, 9 नहीं होगा, 10 है, 10 है, ठीक है। तो 2 4 6 8 10 इतनी चीजें हैं यहाँ पे। तो इसके जितने एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स बड़े वाले सेट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो छोटा वाला जो सेट है ये कहलाएगा सबसेट, ठीक है, और बड़ा वाला जो सेट है ये कहलाएगा सुपर सेट। तो हम लोग कहेंगे y इज सबसेट ऑफ x एंड
x इज सुपर सेट ऑफ y, सुपर सेट ऑफ y। सुपर सेट का कहीं इस्तेमाल नहीं होता, बस समझने के लिए मेन सबसेट का ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो सबसेट को ऐसे भी लिखते हैं, y इज सबसेट ऑफ, ये u है, u को समझ लीजिए कि आप गिरा दिए इस तरीके से, तो c की तरह मत लिखिएगा इसको, y इज सबसेट ऑफ x, इसको मैथमेटिकली लिखने का ये तरीका है, इतना ही है। इसके बाद हम लोग आते हैं सेट ऑपरेशन पे। सेट ऑपरेशन दो तरीके के होते हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन का मतलब है, जैसे नाम से स्पष्ट है कि दो चीजें अगर मिल गई तो पूर्ण रूपेण हो, एक हो गई एकदम, उसका सब चीज एक हो गया, आप यूनियन, ठीक है। और इंटरसेक्शन में क्या हुआ कि दो अलग रेखाएं मिली एक समय पे, एक काल के लिए, और वो एक पॉइंट कॉमन था, और उसके बाद फिर आप अलग हम अलग। और यूनियन में क्या है, जैसे इसको समझने के लिए आप यूनियन को मैरिज से कंपेयर कर सकते हैं, इंटरसेक्शन को आप मैरिज के अलावा अन्य प्यार मोहब्बत इन चीजों से आप ये कर सकते हैं कि हाँ एक पॉइंट था, बस एक ही पॉइंट कॉमन था, पहले भी हम अलग थे, बाद में भी हम अलग है। तो इस ऐसे समझ सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, यूनियन में से दो सेट्स हैं, दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स जो है ना वो मिल करके एक हो जाते हैं। जैसे इन दोनों सेट का जो यूनियन होगा तो क्या होगा, इसमें दोनों ऑलरेडी ये सुपर सेट है, तो यूनियन का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ये एक हमने देखा y, अगर एक z सेट ऐसा होता जिसमें कि केवल ऑड नंबर्स होते, 1 होता, 3 होता, 5 होता, 7 होता, 9 होता, ठीक है, तो y और z का जो यूनियन होता वो क्या होता, ये x सेट बन जाता, क्योंकि इसमें सारी चीजें हैं। तो यूनियन का मतलब है कि दोनों के सेट के एलिमेंट्स सारे के सारे पूरे के पूरे मिलके एक सेट बना लिए। और इंटरसेक्शन का मतलब है कि दोनों में क्या चीज ऐसी जो कॉमन थी, तो वही चीज है। तो आप देखिए इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना, तो एक लाइन यहाँ L है, एक लाइन M है, और दोनों एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है P पॉइंट पे, जहाँ यानी कि जो P पॉइंट है वो दोनों, P पॉइंट के बारे में ये कहा जा सकता है कि P पॉइंट L लाइन पे भी है, P पॉइंट M लाइन पे भी है। और L और M लाइन पे होने क्या मतलब है, अरे लाइन क्या है भाई, लाइन तो डॉट्स का एक समुच्चय है ना, ये इतनी लंबी लाइन है, इस पे क्या छोटे छोटे पॉइंट से 1 2 3 4 ऐसे करके ABCD XYZ ऐसे करके सारा है, इस पे भी वैसे होगा ABCD PQR ऐसे करके, तो सारे लाइंस का एक समुच्चय है, उस पे एक जो कॉमन पॉइंट है। तो इसी तरीके से हम लोग समझते हैं यूनियन को और इंटरसेक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें दोनों बहुत हद तक एक दूसरे के विपरीत माने जाते हैं, क्योंकि एक में आपने सब दे दिया और एक में सिर्फ एक चीज दी, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन दोनों क्या है कि ओवरलैपिंग है, ये क्या है, कंप्लीट ओवरलैप है ना, एक दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से आ गया, सब एक हो गया। और ये पार्शियल ओवरलैप है कि बस एक पॉइंट कॉमन हुआ, या एक से ज्यादा भी कई बार कॉमन होते हैं, बट कुछ ही जगह कॉमन होते हैं, उसी को हम लोग इंटरसेक्शन कहते हैं। जैसे एक सेट लेते हैं ए, ठीक है, 0 1 2 3, ठीक है। बी लेते हैं 2 3 4 5। नजर रखिए इस पे कि जो है कि दोनों में कॉमन क्या क्या एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। सेट्स को ऐसे ही डिनोट किया जाता है करली ब्रैकेट से। अब देखिए क्या कॉमन है, 2 यहाँ भी दिख रहा है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। तो हम लोग लिखेंगे इंटरसेक्शन का सिंबल होता है उल्टा हुआ यू, ऐसे एन टाइप से, और यूनियन का सिंबल होता है सीधा यू, ये क्लियर हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं, निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। इंटरसेक्शन में क्या होते हैं, केवल कॉमन चीजों को देखते हैं, 2 3 2 3 2 और 3। तो ये ए इंटरसेक्शन बी सेट में क्या होगा, जो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आ गए। अब देखते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में दोनों चीज होना चाहिए, 0 1 है, ठीक है, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 है, 3 है, फिर यहाँ 2 है, 3 है, 2 3 4 5, ठीक है। अब लेकिन सेट का एक रूल है कि सेट में जो एलिमेंट्स है वो रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो सबको हमने डाल दिया, लेकिन ये डालते समय हमने क्या किया कि इस रूल का वायलेशन कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है, इसको करेक्ट करते हैं। क्या करेंगे, एक लाइन से देख रहे हैं, 0 डाला, ठीक है, 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, तो दोनों में कॉमन है, तो 2 3 यहाँ ही हो ही गया।
अब हम लोग 4 और 5 डालेंगे। तो इस तरीके से करना है, वो गलती नहीं करनी है। सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो यूनिक होते हैं, ठीक है, वो रिपीटेड नहीं होते हैं, उसको रिपीट नहीं किया जाता। हाँ, हो सकता है कि डेटा सेट में वो रिपीटेड होंगे, लेकिन उसमें केवल एक बार लिखा जाएगा। तो हम लोग क्या किए कि इसको ए यूनियन भी लिखे हैं, ठीक है, यूनियन सेट में रिपीट नहीं होगा, इंटरसेक्शन सेट में भी रिपीट नहीं होगा। तो इससे क्या फर्क पड़ा, देखिए ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4, बी में कितने हैं, 1 2 3 4, क्या, तो 4 4 कितना 8 होना चाहिए यूनियन सेट में, देखिए 8 है क्या, नहीं, 1 2 3 4 5 6 है। तो सर 6 ही क्यों हुए एलिमेंट्स के, क्योंकि रूल है कि जब भी यूनियन और इंटरसेक्शन होगा उसमें रिपीट नहीं किया जाएगा। तो यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि वो बताता है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट क्या क्या है, लेकिन पूर्ण संख्या को नहीं बताता है। अगर आप सोचिए कि दोनों को मिला दिए तो 2 + 2 4 हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि जो कॉमन चीज है उसको सिर्फ एक बार लिखा जाएगा, ठीक है। सेम इंटरसेक्शन में भी वही रूल है, अगर 2 3 इसमें भी 2 वो 2 होता है मान लीजिए ए में, और इसमें भी 2 वो 2 होता है, तो यहाँ पे भी 2 बार 2 2 नहीं लिखते, एक ही बार 2 लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया यूनियन और ये हो गया इंटरसेक्शन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब इसके बाद आप लोगों ने वेन डायग्राम का नाम सुना होगा। सेट के इसी कंसेप्ट को जब हम लोग डायग्राम के रूप में दिखाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं वेन डायग्राम, ठीक है। वेन कोई व्यक्ति थे जिन्होंने शायद पहली बार ऐसे मेथड का यूज किया हुआ या दिया होगा इस मेथड को, तो इसीलिए कहते हैं वेन डायग्राम। अब इसी सेट का हम लोग आइए वेन डायग्राम बनाते हैं। ये जो सेट था, ए सेट में क्या क्या चीजें थी, 0 1 2 3 और 2 3 4 5, 0 1 2 3। बी सेट में क्या है, 2 3 4 5। इसमें सर्किल्स बनाया जाता है वेन डायग्राम में, सर्किल्स के माध्यम से चीजों को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक सेट के लिए एक सर्किल बनाएंगे, मान लीजिए ये ए सेट है, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक सर्किल ड्रॉ किया, दोनों में दिख रहा है कि कॉमन है, ठीक है, कुछ चीजें कॉमन है, मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो कि इस सर्किल में भी होंगे उस सर्किल में भी होंगे, जैसे 2 और 3। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। अब 2 और 3 क्या है, दोनों सर्किल का हिस्सा है, ए का भी और बी का भी। और 4 5 क्या है, केवल यूनिक एलिमेंट्स हैं बी के, ये केवल क्या है, बी में है और इधर ए में नहीं है। तो 4 5 को हम केवल बी के हिस्से में लिखेंगे, 4 और 5। तो बी सेट का पूरा क्या है परिभाषा, 2 3 4 5 हो गया, और ए सेट में 0 1 0 1 2 3 हो गया। अगर दोनों में कॉमन है इंटरसेक्शन क्या है, तो 2 और 3 दोनों में इंटरसेक्शन है। तो इसको विजुअली नजर के तरीके से देखने का, आसानी से दृष्टिगोचर हो सके, ये तरीका है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में जो कॉमन एरिया है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी को। इंटरसेक्शन बी को, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत समझने में? नहीं। अब एक चीज होता है कि ठीक है, यूनिवर्सल सेट होता है और एम्प्टी सेट होता है। यूनिवर्सल सेट को भी यू से डिफाइन किया जाता है। अब यू से यूनियन भी होता है, यूनिवर्सल सेट भी होता है, तो लिखने में जरा होशियारी बरतिएगा, ठीक है, कि ये चीज है। तो लेकिन क्या है कि यूनियन का जब भी यूज होगा, यूनियन क्या है, एक रिलेशन है, ठीक है। इंटरसेक्शन क्या है, एक रिलेशन है, दो सेट्स के बीच संबंध है। लेकिन यह यू क्या है, यू तो सेट का नाम है ना, तो इसीलिए यूनियन जब भी आएगा तो क्या होगा, मान लीजिए कोई सेट एक्स है कोई सेट वाई है, इसके बीच में यूनियन आएगा या इंटरसेक्शन होगा, एक्स होगा वाई होगा, इसके बीच में इंटरसेक्शन आएगा। तो ये हमेशा दो चीज के बीच के रिलेशन को बताता है, ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन का। लेकिन यूनिवर्सल सेट का जो है, इसके लिए यू को रिजर्व किया गया है। जब यू को रिजर्व किया गया है इसके लिए, तो यूनिवर्सल सेट में यू से हम लोग डिनोट करते हैं, तो यू बराबर हो गया, जैसे मान लीजिए कुछ 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 चीजें हो गई उसके अंदर, तो वो चीज है। अब यूनिवर्सल सेट कहते हैं किसको है, ठीक है।
यूनिवर्सल सेट का मतलब पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स नहीं है, यूनिवर्स इन द डिस्कशन है, ठीक है। जैसे हम लोग पॉपुलेशन में यूनिवर्स की बात करते हैं, तो इसका मतलब पूरा ब्रह्मांड नहीं होता, जिस जो इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसका क्या यूनिवर्स है। अब एक वर्ड आप लोगों ने मल्टीवर्स भी सुना होगा, ठीक है, तो मल्टीवर्स भी एक शब्द होता है, उस पे नहीं जाएंगे अभी हम लोग, लेकिन समझ लीजिए कि अगर मल्टीवर्स है तो यूनिवर्स तो उससे छोटा ही होगा, ठीक है। हम लोग को लगता है कि यूनिवर्स ब्रह्मांड ही बहुत बड़ा है, लेकिन नहीं, यूनि मतलब एक, मल्टीवर्स मतलब अनेक। मल्टीवर्स का एक पार्ट होता है यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर फिर आता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अंदर आता है सैंपल। तो इस तरीके से, तो सैम्पलिंग थ्योरी की तरह हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए कि कंप्लीट यूनिवर्स का क्या मतलब है। यूनिवर्स मतलब कोई भी चीज कहाँ से आएगी, ब्रह्मांड से ही आएगी, ऑलरेडी जो चीज है वहीं से आएगी। देखते हैं एक एग्जांपल, ए सेट को वापस 0 1 2 3, बी सेट 2 3 4 5। अब जो भी है ए का कोई भी एलिमेंट की बात करें, 0 1 2 का, 2 3 4 का, कोई तो ऐसा सेट होगा जो कि जिसमें कि सारा एलिमेंट्स हो। हम लोग मानते हैं कि ऐसे सब चीज प्रकृति से ही आई है ना, ब्रह्मांड से ही हर कुछ आया। हम लोग का शरीर है या जो भी मटेरियल आप देख रहे हैं, प्लास्टिक है, वो सब क्या है, सारा स्टार्स के डस्ट से बना है। जो गैसीय बादल है ब्रह्मांड में, वही तो संघनित होकर के प्लेनेट बनाते हैं, और सारे उन सभी पदार्थों का जो है निर्माण करते हैं जो हमारे शरीर के अंदर, जो हमारे हड्डी है, जो कैल्शियम है, जो फास्फोरस है ना, जो नाइट्रोजन है, वो सब कहाँ से आया है, ब्रह्मांड से आया है। ब्रह्मांड में जो गैसीय बादल है, तारे हैं, वो सब तो हम लोग क्या है, उससे अलग थोड़ी ना चीज है। हम लोग को लगता है कि नहीं हम लोग वो अलग है, अलग नहीं है, हम लोग वही है, उसी चीज से ब्रह्मांड बना है, उसी पदार्थ से हम लोग बने। तो वैसे ही इसमें एक यूनिवर्स माना जाता है कि कोई एक ऐसी जगह होगी जहाँ से सब वैल्यू आ रहा है। तो जितने भी सेट्स का कंसिडरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए ए है, बी है, सी भी यहाँ कोई सेट होता, तो सारे सेट्स का जो यूनियन होता है ना, यहाँ पे ए यूनियन बी जो सेट होगा, 0 1 2 3 4 5, एक ऐसा सेट जिससे कि सारी वैल्यूज निकलती हैं, ठीक है। सोर्स जो होगा उसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे ए यूनियन बी क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। किसका, ए और बी का। अच्छा, ए U is universal set of A and B. A and B, तो यही इसकी संकल्पना है कि यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स एक है कहीं पे U नाम से, उसके अंदर से सारे वैल्यूज निकाल निकाल के सेट बनाए गए। तो U इज यूनिवर्सल सेट ऑफ A एंड B। तो A और B यूनिवर्सल सेट का क्या हो गया, सबसेट हो गया। हम लोग ये कह सकते हैं कि A इज सबसेट ऑफ U। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, A इज सबसेट का ये सिंबल है, सबसेट ऑफ U, C के जैसा सोया हुआ U। ऑल्सो बी के बारे में सेम, बी इज सबसेट ऑफ यू। तो ये समझ में आ गया कि सबसेट रिलेशन क्या है, सुपर सेट रिलेशन क्या है, यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या है कि क्या ए का सुपर सेट है, हाँ है, बी का सुपर सेट है, हाँ है, यूनिवर्सल सेट भी है और सुपर सेट भी है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? कुछ समझे में नहीं आ रहा है सर। कुछ नहीं आ रहा है समझ में? सब सर के ऊपर से जा रहा है, क्या बता रहे हैं? खाली सेट सेट याद है, उसके अलावा कुछ नहीं। सर पीछे कीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, तो नहीं समझ में आ रहा है तो हम देखते हैं फिर। और आसान बात है, क्या हुआ? कोई आसान तरीके में बताइए ना, समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखे क्या नहीं। अच्छा ठीक है, ये सेट तो ऑलरेडी मतलब हमको लगता है कि आसान ही है कंसेप्ट। अब इसको और इससे आसान, ठीक है, एक क्लास में और कोशिश करेंगे, अभी चलने दीजिए। सर तो इसका क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो? इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो हम पढ़ा क्यों रहे, इसीलिए पढ़ा रहे क्योंकि इसके बिना आप अगले स्टेप पे नहीं जा पाइएगा जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा।
अगर ये नहीं समझिएगा, ये बेसिक्स है, ये मतलब 8 9 क्लास 10 क्लास में एक अलग से चैप्टर आता है, वहीं फिर से ठीक वो है चीज। सर, इससे अगर क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो समझ आ गया ये क्या है। नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं ना होगा, क्योंकि रिसर्च मेथड और स्टैट जो है ना वो ऐसे है, ऐसे सीढ़ी की तरह है। आप जिस सीढ़ी पे है ना आप वहीं पे अटके रह जाइएगा। यहाँ पे अगर है और इस सीढ़ी से अगर क्वेश्चन आए चाहे नहीं आए, इसके ऊपर नहीं बढ़ पाइएगा। इन दो सब्जेक्ट का नेचर ही वैसा है। जितने लोग स्टैट्स का क्लास आराम से मिस कर रहे हैं ना, इधर उधर कर रहे हैं, हम मतलब दावा कर सकते हैं कि अब आगे से आप क्लास में आके दिखा दीजिए और एक चीज भी अगर समझ में आ जाए क्लास में, कितना भी अच्छा हम पढ़ा लें, हो ही नहीं सकता है। नेचर ही है इसका वैसा। क्लिनिकल में, सोशल में, सब में समझ में आ जाएगा, इस दो में समझ में आएगा ही नहीं। तो उसी को समझ में आएगा जो पीछे से फिर एक एक करके लेक्चर देखते आएगा। तो वही चीज है कि जो सेट है ना, ये लैंग्वेज है उस चीज का, रिसर्च का प्रोबेबिलिटी लैंग्वेज है उस रिसर्च चीज का। इसका इस्तेमाल होता है उसके चैप्टर्स में। क्वेश्चंस आपके चैप्टर से पूछे जाएंगे, उसके अंडरस्टैंडिंग से पूछे जाएंगे, लेकिन आपको अगर ये लैंग्वेज नहीं पता होगी तो आप फिर वो समझ में नहीं आएगा आगे। तो अरे एक वही, बार फिर से दीजिए सर दूसरी क्लास में। हाँ हम फिर से वो करा देंगे। और उसके बाद सेट थ्योरी के ना यूट्यूब पे आपको लेक्चर्स भी मिल जाएंगे स्कूल के बच्चों के लिए, ठीक है। तो आप तब तक अपने स्तर से वो भी देख सकते हैं, बहुत सरल लैंग्वेज में, बहुत इजी वे में। क्योंकि मैथ की ये चीजें तो पढ़नी समझनी होगी। रिसर्च मेथड ही तो एक ऐसा चीज है जो कि रुलाएगा भी और हंसाएगा भी। बाकी इसके अलावा साइकोलॉजी में है ही क्या, कुछ नहीं है, खाली जनरल नॉलेज का चीज है। असल तो है यही दोनों तो है, रिसर्च मेथड और स्टैट्स। ये पूरा ज्ञान का ना, ये समझिए कि जैसे नहीं कहते हैं वो सीता जी का परीक्षा लिए थे आग पे चलवा करके, तो ये एक्चुअल किसी भी एकेडमिक व्यक्ति और स्टूडेंट की असल परीक्षा यही है कि आप क्या पढ़े और कितना ईमानदार हैं। इस सीढ़ी में कहाँ पे आप हैं और कंसिस्टेंसी आपकी क्या कहती है। अगर आप यहाँ पे हैं तो इसका मतलब है कि आप एक एक सीढ़ी पे मास्टर करके ही यहाँ पहुंचे होंगे। एक भी सीढ़ी जंप किया ही नहीं जा सकता। तो इसीलिए आप लोग को भले इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन ये हम पढ़ाएंगे। और इसीलिए बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ाएंगे, केवल उतना ही पढ़ाएंगे इतना समझना है। इस पे प्रॉब्लम नहीं बनवाने लगेंगे मैथ का, बस खाली समझ जाएं आप, ताकि आगे जहाँ। हाँ, इससे वेन डायग्राम का यूज आपके पेपर 1 के रीजनिंग में जरूर हो जाएगा। वेन डायग्राम और सेट समझ जाएंगे तो रीजनिंग आराम से बनने लगेगा पेपर 1 में। ये इसका एक अलग फायदा है एडिशनल, इसके अलावा, रिसर्च मेथड के अलावा। तो इसको ये मत सोचिए कि मतलब ठीक है नए एग्जाम में आएगा तो समझ के क्या करेंगे। रीजनिंग में कौन से टॉपिक है सर? रीजनिंग में ये चीज जो है ना, क्या बोलते हैं, रीजनिंग क्या बोलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है ये। वेन डायग्राम में लॉजिकल रीजनिंग का यूज होता है हाँ उसको। समझ गए सर, हाँ समझ गए। तो उस, लॉजिकल रीजनिंग। हाँ, और उसमें भी सेट थ्योरी कई बार अगर प्रॉब्लम नहीं बना तो आपको सेट थ्योरी का यूज करके वैसे करना होगा, या तो वेन डायग्राम या सेट का यूज करें। ठीक है सर, आप पढ़ाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग करते हैं एम्प्टी सेट पे बात करते हैं। एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट नाम से पता चल रहा है खाली, जिसमें कुछ नहीं होता है। ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ ना हो। तो इसकी जरूरत क्या है, जरूरत है वो पता चलेगा बाद में, ठीक है। इसको इसमें ये एक लिखते हैं पेट कटा हुआ चीज, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं फाई, PHI, ठीक है। ग्रीक अक्षर है, इसको हम लोग फाई कहेंगे। तो एम्प्टी सेट को कई बार इसको बाहर फाई से ऐसे भी डिनोट करते हैं, केवल फाई का मतलब है एम्प्टी सेट की, मतलब ये एक ऐसा सेट है, ऐसा क्लास है जिसमें कुछ नहीं है। अब क्यों इसका उपयोग करते हैं? रिसर्च में तो उपयोग होगा ही, स्टैट्स में तो उपयोग होगा ही। क्यों उपयोग होगा? क्योंकि हो सकता है कोई एक ऐसा वर्ग हो जिसमें भी कोई मेंबर ना हो। जैसे हमने एक सोशियोलॉजिकल रिसर्च किया, उसमें अलग अलग लोगों को बांटा, ठीक है। मान लीजिए कि ऐसा हुआ कि उसमें जो है इंडियन गवर्नमेंट के कास्ट बेसिस क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंक्लूड हमने किया, जिसमें कि ये बताया गया कि ओबीसी है, EWS है, जनरल है, SC है, ST है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के इसका हमने यूज किया और हमने एक सैंपल पे सर्वे किया। ऐसा भी तो हो सकता है कि उस सैंपल में हमको कोई भी जो है SC ST का कोई आदमी ना मिले उसमें, तो वो सेट क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। वो क्लास क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। इसीलिए एम्प्टी सेट को जानना समझना जरूरी है।
इन चीजों को जानना समझना है, बस ज्यादा गहराई में जाके प्रॉब्लम नहीं बनाना है, थोड़ा बहुत एक आध प्रॉब्लम हल्का फुल्का बना देंगे जैसे अभी हम स्क्रीन पे बनाए, बस वैसे ही कि इतना समझ में आ जाए कि क्या है कितना है। ठीक है, तो ये चीज है। तो सेट थ्योरी है मैथ का पार्ट। ठीक है, क्यों सेट पढ़ा रहे हैं आगे समझ में आएगा जब आगे का टॉपिक पढ़ाएंगे, और जो लोग मिस किए हैं वहां पे देख के भी आपको समझ में आएगा कि अच्छा हुआ हमने मिस नहीं किया। अब एक होता है निगेशन या निगेटिव ऑफ सेट। निगेटिव ऑफ सेट, एक सेट का निगेटिव क्या होता है, ये बात है कि क्या निगेटिव होगा सेट का, इसका क्या मतलब है। तो निगेशन ऑफ सेट जो होता है ना, उसको जैसे मान लीजिए कि कोई सेट ए है, तो इसका जो निगेटिव सेट होगा उसको हम लोग ऐसे एक टिल्डी, इसको टिल्डी कहते हैं ऐसे। ठीक है, टिल्डी के साथ हम लोग बताएंगे, TLD, टिल्डे, टिल्डे के साथ हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। तो इसका मतलब ए का वो नेगेटिव सेट है। नेगेटिव का मतलब क्या है, उसमें उसके जस्ट उल्टी चीजें आएंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यूनिवर्सल सेट है, इसमें 0 1 2 3 4 है। ए एक सेट है जिसमें 0 और 1 है, तो इसके बाद जो है एक इसका ए का निगेटिव सेट, मतलब ऐसी चीजों का सेट जो कि ए में नहीं है। निगेटिव ए सेट जो हो गया 0 और 1 को छोड़ के 2 3 और 4 आएगा इसमें। ठीक है, तो किसी सेट और उसके निगेटिव को अगर यूनियन करा दीजिए, ठीक है, ए यूनियन निगेटिव ऑफ ए, तो क्या बन जाएगा, ये इसका यूनिवर्सल सेट बन जाता है। उसमें सारी चीजें आ जाएंगी, 0 1 2 3 4। क्या है ये, इसमें क्या दिमाग लगाना है, कुछ नहीं दिमाग लगाना है, सिर्फ एक भाषा है, भाषा को लिखने का एक तरीका है। ठीक है, मैथमेटिकल तरीका है, लैंग्वेज है, कुछ नहीं है, बस जोड़ घटाव बता रहा है कि हाँ इस ग्रुप से इस ग्रुप का कैसे होगा। अब बोले कि ग्रुप से ग्रुप का रिलेशन से हमें क्या मतलब, मम्मी हो क्या, अच्छा क्लास चल रहा है, थोड़ा देर और 5 10, ठीक है 5-10 मिनट है, ठीक है 10 मिनट में आ जाएंगे, कॉल नहीं करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये सेट की जो बात है 0 1 2 3 4, हमने देखा कि सेट और उसके निगेटिव को वो जोड़ लिया। अब आप समझ रहे हैं कि जब ग्रुप की बात कर रहे हैं, रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं, जब सैम्पलिंग करते हैं, आप लोगों ने अगर जाना होगा और रिसर्च मेथड को समझा होगा बेसिक से थोड़ा आगे, तो सैम्पलिंग करते हैं। तो सैंपल बोला जाता है कि एक बड़ा सा पॉपुलेशन है, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा निकालते हैं, मतलब एक यूनिवर्स, एक पॉपुलेशन होगा यानी कि एक सुपर सेट होगा, उससे हम एक सबसेट निकालेंगे। मिल रहा है चीजें। उसके बाद क्या करेंगे कि सैंपल जो होता है, तो क्या एक ही सैंपल निकालते हैं, नहीं, n नंबर ऑफ सैंपल्स निकालते हैं, एक पॉपुलेशन से अलग अलग सैंपल्स निकालते हैं, और उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, कॉमन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है, जो चीजें आप लोग पढ़ते हैं रिसर्च मेथड में, जो चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं, उसकी भाषा क्या है, उसकी भाषा सेट है। किताब में या एक प्रॉपर वे में सोचने का ये एक बढ़िया और शॉर्टकट तरीका है। अगर उसी चीज को आप रिटर्न में लिखेंगे तो 1 पेज 2 पेज का पैराग्राफ लग जाएगा, और सेट की भाषा में लिखेंगे बस हो गया 3 सिंबल में। समझने में भी इजी, अप्लाई करने में भी इजी मैथमेटिकली। तो इसी कारण से ये एक स्किल है जो कि ये चीज हम लोग को देखना है और समझना है। आप इसको आंसर राइटिंग में यूज कीजिए या समझने में यूज कीजिए, जैसे भी कीजिए। तो ये हो गई, हम लोगों ने देखा कि यूनिवर्सल सेट देखा, एम्प्टी सेट देखा, और नेगेटिव देखा कि किसी सेट का नेगेटिव क्या होता है, या इसको दूसरा चीज भी कहते हैं, इसको कॉम्प्लीमेंट्री सेट भी कहा जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, जो आपको कॉम्प्लीमेंट करता हो। ठीक है, जो आपको, आप में कोई चीज कमी थी, आपने उसने ऐड कर दिया। तो अब जैसे ए है 0 1 है, इसने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, 2 3 4 ऐड कर दिया, बन गया यूनिवर्सल सेट, पूर्ण हो गया उसको। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट जो कि ऐड कर दे उसमें, निगेटिव सेट, निगेटिव ऑफ सेट भी कहेंगे उसको, और कॉम्प्लीमेंट्री सेट भी कहेंगे। मान लीजिए कि हमने 2 सैंपल लिया एक रिसर्च में, ठीक है, और हमने ये ध्यान रखा कि दोनों सैंपल में कोई चीजें कॉमन नहीं होनी चाहिए।
तो क्या हो गया, दोनों सैंपल एक दूसरे का नेगेटिव हो गया, दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, दोनों को अगर मिला दे तो हमारे पॉपुलेशन को वो पूरा का पूरा रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, इसके ज्यादा अब ले जाएंगे डीपर तो बाउंस मार जाएगा। क्या ठीक है? यहाँ तक अगर किसी को कुछ दिक्कत है या कुछ है तो पूछिए। नहीं है, ठीक है, तो फिर चलिए गुड नाइट सबों को। सर हम लोग को कुछ बोलना था। के बाद हम लोग बेसिक्स रिसर्च मेथड का सारा क्लियर कर चुके हैं, लेकिन बेसिक्स क्लियर होने से नेट नहीं क्लियर होगा, बहुत क्लियर कर रहे हैं हम लोग। बेसिक्स इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम बेसिक्स से आगे बढ़ के चीजों को अच्छे से समझ पाए, समझ गए? तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो रिसर्च मेथड को समझने की तैयारी में पढ़ा है, नहीं तो डायरेक्ट अगर रिसर्च मेथड में कूद जाते तो फिर समझ में नहीं आने लगता, फिर वैसे ही होता है कि सर हम समझा भी रहे हैं और अब समझ भी नहीं पा रहे हैं। तो इस यही हम लोगों ने कहा, अब जो आगे चालू होगा बेसिक्स इसका क्लियर हो गया, अब प्रॉपर वही चीज रिसर्च मेथड में चालू होगा जो कि वो चीज है। तो ठीक है, अब दोनों को मिला के चलते हैं, जैसे एक दिन पेपर 1 एक दिन पेपर 2 ऐसे लेके चलेंगे जो प्लानिंग था। ठीक है ना? और कल का क्लास का सर टाइम? नहीं कल- नहीं, वीक में 2 दिन पेपर वन रहेगा, ठीक है। एक दिन ये एक दिन वो तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, वीक के अच्छा, हिसाब से भी रहेगा ना सर, तो सही रहेगा। वीकली पढ़ा दें, एक वीक पेपर 1 एक वीक पेपर 2, ये भी अच्छा आइडिया है। जी। नहीं 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 नहीं, डेली यही रहेगा रिसर्च, बट अच्छा, संडे ले लीजिए पेपर वन, या सैटरडे 2 दिन या एक दिन, ये ठीक रहेगा। ऐसे में एक हाँ दिन ये एक दिन ये तो गया, हाँ, खिचड़ी बन जाएगा। एक दिन में सही बोल रहे हैं। हमको लगता है कि कम से कम 2 या 3 दिन तो करना होगा, 3 दिन का ऐसे रखना होगा। क्या 3 दिन का रख दें, 3 दिन ये 3 दिन वो? हाँ सर, सही रहेगा। नहीं हाँ ये सही रहेगा। हाँ, क्योंकि थोड़ा लंबा भी टॉपिक जाता है और हम लोग का तो मूल समझना है ना चीजों को, केवल कवर करके कंप्लीट करना तो है नहीं। जितना ज्यादा समझेंगे उतना ही क्वेश्चन बना पाएंगे, और हो सकता है कि 10 चैप्टर जो है ना आपके दिसंबर जनवरी तक में एग्जाम में कंप्लीट नहीं हो पाएगा अगर नेट, मतलब क्या बोले कि हम बहुत साफ सुथरा कह रहे हैं कि कवर कर दिए और कवर करने से आपको क्वेश्चन नहीं बना तो कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा है कि आप 2 चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए और उस 2 चैप्टर से सारा क्वेश्चन आपका बन गया, तो मेरे समझ से फायदेमंद वो है। हालांकि आप लोग चाहें कि सर क्रैश कोर्स टाइप का रन ओवर कर दीजिए तो हम करा देंगे, अब नहीं आप सर, लोग ऐसा डिसाइड बात कर नहीं। हम लीजिएगा। लोग को मतलब एक भी यूनिट हम लोग को आया, बस उससे सारा क्वेश्चन बने, हम हाँ लोग को ऐसे बताइए। हाँ, तो ये आप लोग जो है ना मतलब अपना डिसाइड कर लीजिए, तो आपका ओपिनियन था, बाकी और अगर किसी का अलग भी हो तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि देखिए 2 ओपिनियन 2 लोगों पे सूटेबल करेगा। जैसे जिसने यूजी पीजी में अच्छी पढ़ाई की है, जिसको सारा चीज का नॉलेज है, उसके लिए फायदेमंद है कि पूरा सर रन ओवर एक बार करा दीजिए, मेरे हमको सब कुछ आ रहा है, हमको रिवीजन चाहिए। और जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो एकदम आराम से रखिए कि आपको 8 से 9 महीना तो देना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपको कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेरा रिजल्ट आ जाए या हो जाए। उसके पहले आ गया तो शायद लक से आ गया। जिस तरीके से गहराई से सब चीज आप लोग पढ़ रहे हैं तो समझ में तो आ ही रहा होगा कि इतना जल्दी कोई भी एक चैप्टर कंप्लीट होने वाला नहीं है, और कंप्लीट अगर हो जाएगा तो फिर फायदा होने वाला नहीं है, जी सर। है ना? तो वही है। तो अभी के हिसाब से हम यही रखते हैं कि 3 दिन का ऐसे रखते हैं ताकि प्रॉपर समझने का भी टाइम मिले, 3 दिन ये 3 दिन वो करके। हाँ, लेकिन ऐसा रूल नहीं, अगर बीच में टॉपिक कहीं फ्लेक्सिबिलिटी मांगा तो थोड़ा सा चेंज भी हम लोग कर लेंगे, उसके लिए भी तैयार रहिएगा, है ना? ठीक है सर। ऐसा नहीं ठीक है कि सर। बीच में टॉपिक का एकदम पेड़ काट दिए और फिर 3 दिन के बाद फिर बताएं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो कभी कभार फ्लेक्सिबिलिटी होगी। तो यही रहा, 3 दिन पेपर 1 और 3 दिन पेपर 2 अभी करते हैं। बाकी जब जो जैसा टॉपिक कहे, आपका रिसर्च मेथड तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में है, तो इसको पढ़ने से भी आपका कोई ये नुकसान नहीं है, दोनों में हैवी नंबर का आता है। साइकोलॉजी वालों को यही फायदा है नेट के एग्जाम में, एक्स्ट्रा एडवांटेज है। और ये हम मतलब निश्चित कह सकते हैं कि बाकी साइकोलॉजी में कुछ हो ना हो, ठीक है, कुछ तो नहीं होगा, कुछ तो आता ही होगा आप लोग को भी, और बाकी जितना होता है उतना तो आप लोग करते ही हैं। उसके अलावा अगर रिसर्च मेथड मजबूत हो गया ना, स्टैट्स छोड़ दीजिए, स्टैट्स पे नहीं लगाना है दिमाग। वो 5 क्वेश्चन के लिए जो है ना इतना पूरा 1 साल नहीं लगाएंगे हम लोग,
उसको खाली समझ लेंगे, स्टैट्स को सॉल्यूशन नहीं करेंगे उसका। तो इतना आप निश्चित रख लीजिए कि जिस व्यक्ति का रिसर्च मेथड जो है ना पूरा हर एक सीढ़ी पे पकड़ के मजबूत हो गया ना, उसका नेट लिखा हुआ कोई नहीं काट सकता है। जेआरएफ बाकी अन्य सेक्शंस पे भी, लेकिन एटलीस्ट नेट तो आपको कोई नहीं काटेगा। तो ठीक है, अब आगे से हम प्लानिंग करते हैं। अब कल वरम को ये पढ़ाने दीजिए और उसी हिसाब से हम फिर प्रॉपर प्लान कर लेते हैं अपना जो है कि कैसे कैसे क्या क्या पड़ेगा सर इसी टाइम। कल क्या संडे मंडे है क्या? कल संडे है। हाँ, यही टाइम रहने देता है। हालांकि हमको तो लगता है कि अब सर्दी के समय 8 बजे रात थोड़ा ज्यादा हो जाता है। थोड़ा पहले अगर हो पाए 7:30 हो पाए तो वो भी ठीक है। हाँ सर 7:30 ठीक रहेगा। ज्यादा रात हो जाता तो फिर नींद आने लगता। हाँ, ये नींद भी आने लगता है और फिर दिन खत्म करने का भी समय होता है, और फिर उसके बाद रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मेरा काम है, वो अलग है। तो हमको भी बीच में 1 घंटा रेस्ट तो चाहिए ही। इधर तो 5-6 दिन में ऐसी स्थिति हो गई थी, रात भर जगना और दिन में सोना नहीं, तबीयत खराब होकर कैसा हालत हो गया। अब तो एग्जाम खत्म हुआ तो अब दिन में सोएंगे हम सुबह 6-7